आज एक ऐसी कंपनी पर बात करने वाला हूं जो 14 ट्रिलियन डॉलर के एसेट को मैनेज करती है। ये वैल्यू बहुत बड़ी है, मतलब इतनी किसी की नेटवर्थ भी नहीं होती है इस देश में, इस दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगी किसी के पास। और इनका जो रेवेन्यू है ना, वो हर साल करीब 24 बिलियन डॉलर का तो रेवेन्यू ही होता है। ये मैं 2025 के रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ, पर लमसम इसके अराउंड ही होता है। ऐसी कंपनी जब भारत में आए और वहाँ वो जादू ना चला पाए जो दुनिया में उसका चलता है, तो सवाल तो उठेंगे। वैसे आप सोच रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक रॉक की। ब्लैक रॉक, जिनका नाम अब मुकेश अंबानी जी के साथ भी जुड़ चुका है, क्योंकि दुनिया की ये सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी अंबानी जी की जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ मिलकर भारत के बाजार में एंट्री कर चुकी है। जब इनकी एंट्री हुई थी, हर किसी को लग रहा था कि भारत का म्यूचुअल फंड मार्केट हिल जाएगा, एक नया रिवॉल्यूशन आ जाएगा और पुराने सारे प्लेयर्स पीछे छूट जाएंगे। लेकिन 9 महीने बीत चुके हैं और 9 महीने बाद भी जो हुआ है वो कहानी बिल्कुल अलग है। और शायद आपको चौंका दे ये मुद्दा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। जब ब्लैक रॉक ने मुकेश अंबानी जी की कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ मिलकर जियो ब्लैक रॉक लॉन्च किया था, तो उम्मीदें आसमान पर थीं। लोगों को लग रहा था कि जैसे टेलीकॉम सेक्टर में जियो ने सब कुछ बदल कर रख दिया था, वैसा ही कुछ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी देखने को मिल सकता है, एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही निकली। शुरुआत में इन वेंचर्स ने करीब करीब 178 करोड़, मतलब 178 करोड़ रुपए जुटा लिए थे अपने इस वेंचर के जरिए स्टार्टिंग में ही, जो एक स्ट्रॉन्ग शुरुआत भी मानी जा रही थी। लेकिन धीरे धीरे ये रकम घटकर लगभग 175 अरब रह गई है रुपए में। डॉलर की बात नहीं हो रही है, रुपए में 175 अरब रुपए रह गई है। अब बढ़ना चाहिए था समय के साथ, लेकिन ये बढ़ा नहीं, उल्टा घट गया है। और यहीं पर ये सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ये गिरावट बहुत बड़ी हो सकता है, आपको ना लगे, लेकिन सवाल ये है कि जहां एक्सप्लोसिव ग्रोथ की उम्मीद की जा रही हो, वहां स्टेग्नेशन क्यों दिखाई दे रहा है। ये ठहराव, ये रुकावट, और ये थोड़ी थोड़ी ही सही, लेकिन ये गिरावट क्यों दिखाई दे रही है। आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो इस पावरफुल पार्टनरशिप को भी आगे बढ़ने से रोक रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है भारत का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। भारत में म्यूचुअल फंड सीधे ऐप्स या फिर वेबसाइट से कम और एजेंट्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए ज़्यादा सेल होते हैं। आज भी 70% से ज़्यादा निवेश इन्हीं डिस्ट्रीब्यूटर्स के माध्यम से किया जाता है। यानी इन्वेस्टर्स खुद डिसीजन लेने की बजाय किसी एडवाइज़र या फिर एजेंट पर भरोसा करते हैं और उन पर निर्भर रहते हैं। लेकिन जियो ब्लैक रॉक ने शुरुआत से ही एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स को बाईपास करते हुए डायरेक्ट और डिजिटल मॉडल अपना लिया। सुनने में ये फ्यूचर रेडी स्ट्रैटेजी लगती है, लेकिन भारत जैसे बाजार में ये सब बड़ी चुनौती बन गई। क्यों? क्योंकि भारत का इन्वेस्टर बिहेवियर जो है ना, वो थोड़ा अलग है। यहाँ लोग पैसा लगाने से पहले सलाह लेना पसंद करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि उन्हें शायद उस चीज़ की उतनी नॉलेज नहीं, इसलिए वो निर्भर रहते हैं किसी एजेंट पर, किसी डिस्ट्रीब्यूटर पर। और एक बार किसी ब्रांड या एडवाइजर पर भरोसा बन गया ना, तो उसे बदलने में सालों लग जाते हैं। यही वजह है कि एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड कंपनियों का जो डोमिनेंस है इतना मजबूत है कि उनको तोड़ पाना थोड़ा मुश्किल है। भले ही पार्टनरशिप के नाम पर दो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, दो बड़े बड़े नाम एक साथ मिलकर सामने आ खड़े हुए हों तब भी। हालांकि एचडीएफसी बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े फंड हाउसेस के पास ना सिर्फ भरोसा है, बल्कि एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है जो छोटे शहरों और गांवों तक फैला हुआ है। अब जियो ब्लैक रॉक को सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, बल्कि पूरे इकोसिस्टम से मुकाबला करना पड़ रहा है। और यही वजह है कि इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद ग्रोथ उतनी तेजी से नहीं हो पा रही जितनी की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन कहानी तो यहीं खत्म नहीं होती है। जियो ब्लैक रॉक की स्ट्रैटेजी अभी भी लॉन्ग टर्म गेम पर फोकस्ड है। कंपनी टेक्नोलॉजी पर बड़ा दाव लगा रही है। ब्लैक रॉक का अलादीन सिस्टम, जो दुनिया के सबसे एडवांस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टूल्स में से एक है, इनका माना जाता है इसको ऐसा कि बहुत एडवांस मैनेजमेंट टूल है। उसी के ज़रिए कॉस्ट कम करने और बेहतर इन्वेस्टमेंट डिसीजन देने की कोशिश की जा रही है। उनका मकसद साफ है कि मिडिलमैन को हटाकर सीधे इन्वेस्टर तक पहुंचना होगा और हमें कम कॉस्ट पर बेहतर रिटर्न देना है।
लैरी फिंक का मानना है, लैरी फिंक सीईओ हैं ब्लैक रॉक के, उनका मानना है कि अगर भारत की ग्रोथ स्टोरी में लोगों को शामिल करना है तो करोड़ों लोगों को कैपिटल मार्केट में लाना होगा। वही मुकेश अंबानी का भी विजन कुछ कुछ यही है कि भारतीय लोग ट्रेडिशनल असेट्स जैसे कि गोल्ड और सिल्वर से हटकर फाइनेंशियल असेट्स में इन्वेस्ट करना शुरू करें, कर भी रहे हैं लेकिन और ज़्यादा करें, ताकि देश की जो इकॉनमी है और तेज़ी से आगे बढ़ सके। अभी के लिए भले ही नंबर्स उतने एक्साइटिंग नहीं दिखाई दे रहे हों, लेकिन इस वेंचर ने पहले ही 10 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को जोड़ लिया है और देश के लगभग 95% हिस्से तक अपनी पहुंच बना भी ली है। नए फंड्स लॉन्च हो रहे हैं और आने वाले समय में स्ट्रैटेजी के अंदर बदलाव भी देखने को मिल सकता है, जैसा कि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ पार्टनरशिप करना वगैरह। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक लंबी रेस है। भारत में ट्रस्ट बिल्ड करने में समय लगता है और कोई भी नया प्लेयर ओवरनाइट मार्केट लीडर नहीं बन पाता है। लेकिन अगर जियो ब्लैक रॉक अपनी स्ट्रैटेजी को सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पाता है तो आने वाले 5 से 10 सालों में ये पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को बदल कर भी रख सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये पार्टनरशिप टेलीकॉम जैसा रिवॉल्यूशन ला पाएगी या फिर भारत का ट्रेडिशनल सिस्टम ही इस बार भी जीत जाएगा? क्या फ्यूचर डायरेक्ट इन्वेस्टिंग का है या फिर एडवाइजर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स का रोल हमेशा बना रहेगा? आप क्या सोचते हैं? क्या आप खुद डायरेक्ट इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं या फिर किसी एडवाइज़र की मदद लेना ही सही लगता है आपको? अपनी राय नीचे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आने वाले समय में यही फैसला तय करेगा कि भारत का इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप किस दिशा में आगे बढ़ने वाला है। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।